वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम बैक टू CUET निम्बस और आज हम डिस्कस करेंगे 8th एंड 9th ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। चलिए, बशर असद फ्लीज सीरिया एज मिलिटेंट्स एंटर डमस्कस। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन्वोक्स ESMA restricts employees from going on strike for 6 months. Government introduces Anchakra to improve food supply chain. 16th Grih Summit 2024. Nicobar tribe genetically linked to South and Southeast Asia, and after all this MCQs. चलिए, कल का सवाल जो मैंने आपको दिया था उसे देख लेते हैं। कुवैत इज बॉर्डर्ड बाय हाउ मेनी कंट्रीज? ये देखिए, कुवैत इज बॉर्डर्ड बाय 2 कंट्रीज जिनका नाम है इराक और सऊदी अरेबिया। ये देख लीजिए, नॉर्थ में आएगा इराक और साउथ में आ जाएगा सऊदी अरेबिया। इधर आता है रेड सी, यहाँ पे आ जाएगा रेड सी और यहाँ पे पर्शियन गल्फ। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अच्छे से मैप को देखिए, अच्छे से दिमाग में बिठा दीजिए। चलिए, बशर असद फ्लीज सीरिया एज मिलिटेंट्स एंटर डमस्कस। हुआ क्या? ये जो आपको पर्सन दिख रहे हैं ये है बशर असद, सीरिया के प्रेसिडेंट। सीरिया के प्रेसिडेंट सीरिया से जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि इस्लामिस्ट अलायंस जो है उन्होंने कैपिटल ऑफ सीरिया जो कि डमस्कस है वहां पे एंटर कर गए उनके मिलिटेंट्स और इनको वहां से जाना पड़ा। तो ये बैकग्राउंड स्टोरी आप समझिए इसकी। बशर असद की फैमिली पिछले 50 साल मतलब कि 5 डेकेड से वहां पे रूल कर रही है। ये एक आप देख सकते हो कि एक फैमिली ही चला रही है इतने टाइम से। तो ये जो इस्लामिस्ट अलायंस है ये क्या चाहती है? ये चाहती है द फ्री सीरियन स्टेट। इनका है कि भाई रूल ऑफ द पीपल होना चाहिए, बाय द पीपल, जैसे इंडिया में है ना। तो ये भी यही चाहते हैं कि लोग डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करें और वहां पे लोग जिसे चाहते हैं उसे प्रेसिडेंट बनाया जाए। तो क्या हुआ देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज है, कुछ बड़ी बड़ी सिटीज जैसे दरा, क्विंटरा और होम्स, ये सारी जो सिटीज है वो इस्लामिस्ट अलायंस ने कैप्चर कर दी। डमस्कस को भी कैप्चर कर दिया, तो इनको वहां से जाना। तो ये है बैकग्राउंड स्टोरी सीरिया की और इस टाइम पे ये सब चल रहा है। ये संडे पिछले कल की बात है जब ये सब कुछ हुआ। तो हम देख लेते हैं सीरिया को। देखिए, न्यूज़ आपने देख ली, क्या इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में हमने देख लिया। अब हमें स्टैटिक पोर्शन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि स्टैटिक पोर्शन भी करंट न्यूज़ से ही बनता है। तो चलिए, इसको मैप में देखिए। सीरिया आता किधर है? वेस्ट एशिया में। ये आपको दिख रहा है साउथ अफ्रीका, इधर है यूरोप और ये है एशिया। तो ये वेस्ट एशिया है। ठीक है, सीरिया की कैपिटल मैंने आपको बताया डमस्कस। देन इसके आसपास कुछ कंट्रीज है, लेबनान इन द वेस्ट, इजराइल, जॉर्डन, इराक, टर्की। ये आपको याद रखनी है। इधर देख लीजिए, मेडिटरेनियन सी, इधर अगेन रेड सी, पर्शियन गल्फ, ये सारी चीज। ठीक है, तो टोटल कितनी कंट्रीज हो गई? 1 2 3 4 5 कंट्रीज इज बॉर्डर्ड विद सीरिया और वेस्ट में ही मेडिटरेनियन सी भी आ जाए। यहाँ की एक इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि फ्लो करती है, ओरिजिनेट करती है टर्की से, उसका नाम है यूफ्रेट्स। वहाँ की मेजर और लॉन्गेस्ट रिवर है। फैक्ट्स आपने नोट कर लेने हैं जितने भी आप पढ़ रहे हो 4 फैक्ट्स को, नहीं तो भूल जाते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन्वोक्स ESMA restricts employees from going on strike for 6 months. देखिए, समझिए ESMA है क्या। अगले ही महीने वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट शुरू होने जा रहा है जिसे हम कहते हैं महाकुंभ मेला, जो कि 12 सालों में एक ही बार आता है। तो उस इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए प्रयागराज में जो होने जा रहा है, यूपी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि उसमें कोई बाधा ना आए, है ना, कुछ भी ऐसा ना हो कि उसका इवेंट की जो ऑनगोइंग है वो उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो जाए। तो उन्होंने वहां पे ESMA एक्ट 1966 ये लगा दिया है। इसमें होगा क्या? इसमें होगा कि कुछ एसेंशियल सर्विसेज होती हैं जैसे कि पब्लिक कंजर्वेशन, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, हॉस्पिटल्स, नेशनल डिफेंस और पेट्रोलियम, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, ये कुछ एसेंशियल सर्विसेज आती हैं
जो कि इनके जो वर्कर्स है वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, ठीक है, इस एक्ट के अंदर। ये उनका लगाने का रीज़न ये है कि पिछले कुछ टाइम से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के वहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पे थे। तो यूपी गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसे आगे ना हो, इवेंट अच्छे से चला जाए, है ना, जो महाकुंभ होने वाला है। तो इसलिए उन्होंने ये ESMA एक्ट वहाँ पे लगा दिया। ESMA की कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लीजिए। देखिए 1968 का ये एक्ट है, ठीक है। ESMA एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट इसे कहते हैं। ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने अंडर द लिस्ट नंबर 33 कॉन्करेंट लिस्ट में ये अडॉप्ट किया था। देखिए 3 तरह की लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, दूसरा कॉन्करेंट लिस्ट और तीसरी लिस्ट आती है यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट में स्टेट के सारे जितने भी मैटर्स होते हैं, स्टेट वाले मैटर्स आते हैं। यूनियन लिस्ट में यूनियन के सारे मैटर्स आते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, स्टेट और यूनियन दोनों के कुछ मैटर्स आते हैं और दोनों ही मिलके उस पर कुछ डिसीजन ले सकती है। हालांकि यूनियन का थोड़ा सा मतलब प्रभाव ज़्यादा रहेगा, लेकिन इस पे दोनों ही लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो हमने समझ लिया ESMA क्या है और ये क्यों लगाया गया यूपी में, आपको याद। चलिए, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अन्न चक्रा टू इम्प्रूव फूड सप्लाई चेन। अब अन्न चक्रा क्या है? अन्न चक्रा क्या है बेसिकली, देखिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा, PDS, जिसमें क्या होता है कि मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे उसमें चीज़ें, घर का खाने का सामान मिलता है। तो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी को एनहेंस करने के लिए एक अन्न चक्रा स्कीम इंट्रोड्यूस की गई बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ये लॉन्च किसने करी? प्रहलाद जोशी, जो कि हमारे फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर है। तो मतलब ये किसके अंदर आया? फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और इसके कुछ बेनिफिट्स देख लीजिए। पहले तो ये मॉडर्नाइज करेगा PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लॉजिस्टिक्स को, उसकी ट्रांसपोर्टेशन को, कि वो अच्छे से एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट हो, रिसोर्सेज का वेस्ट ना हो जाए उसमें, है ना, कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में बीच में रिसोर्सेज वेस्ट ना हो जाए जो हम उसमें लगा रहे हैं। तो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए बेसिकली इसके कुछ गोल्स हैं। देखिए, पहले तो जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती है उसमें बहुत ज़रूरी होता है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होना, है ना, लूप होल्स कम हो जाए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाए, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाए, है ना। अकाउंटेबिलिटी के बढ़ने के साथ साथ दूसरी चीज़ें कि मॉडर्नाइज भी हो जाए और रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सारे, आपको ध्यान रखने हैं अन्न चक्रा के बारे में, ठीक है। चलिए, 16th गृह समिट 2024। अब गृह समिट क्या है? देखिए, इसे कहते हैं हम ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ये कहाँ कमेंस हुआ? न्यू दिल्ली में, और ये इसकी 16th समिट थी। न्यू दिल्ली याद रखोगे, और 16th समिट थी ये, जो न्यू दिल्ली में अभी रिसेंटली कंप्लीट हुई। थीम 2024, किसी भी समिट का थीम इंपॉर्टेंट रहता है, तो एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट एक्शन इन द बिल्ट एनवायरनमेंट, याद रख लेना है। तो अडॉप्ट किसने करी? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इस मिनिस्ट्री के अंदर ये गृह समिट आती है। देखिए, गृह समिट में होगा क्या, या फिर अभी पहले से होता क्या आ रहा है? ये क्या करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है ना, डेवलपमेंट हो रही है अलग अलग बिल्डिंग्स की, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की। तो उसका जो पोल्यूशन है, जब वो बन रही होती है इंडस्ट्री, उससे पहले कि ये एनवायरनमेंट का क्या इस पे अफेक्ट होगा, उससे ये कम करता है। तो हमारे जो ग्लोबली जो इश्यूज बढ़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, ग्लोबल वार्मिंग के, उससे टैकल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, और इसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं क्लाइमेट चेंज के लिए और ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और जितनी भी गैसेस होती हैं, कार्बन एमिशंस, इन सब के लिए इसने बहुत, इसका एक अच्छा रोल रहा है इसे कम करने के लिए। तो गृह से आपको याद रखना है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, और ये नई इंडस्ट्रीज या फिर नई बिल्डिंग्स जो भी बन रही है उसमें उसके एनवायरनमेंट प्रभाव को कम करता है, कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट ना दे हमारे एनवायरनमेंट को, है ना, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज जो होती हैं वो कम हो जाए। चलिए, इसके बेनिफिट्स देख लीजिए।
एक तो इसने एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस किया है ओवर द इयर्स, दूसरा नेचुरल जो एरियाज का डिस्ट्रक्शन या फिर जो खराब हो जाते हैं नेचुरल एरियाज, उसको भी रिड्यूस किया है गृह ने। दूसरा वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कम कर दिया है, वेस्ट जनरेशन को भी कम कर दिया है। कैसे? रिसाइकलिंग एंड रीयूज से। देन रिड्यूस्ड पोल्यूशन लोड्स एंड इंक्रीज्ड यूज ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि गृह एग्जैक्टली कर क्या रहा है ओवर द इयर्स। चलिए, इसका एक और इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट क्या होगा या फिर क्या रहा है। एसडीजी गोल्स के बारे में आपने सुना होगा। ये एक यूनाइटेड नेशंस जो है, यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में अडॉप्ट किए थे 17 एसडीजी गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसका मेन एम क्या है कि 2030 तक क्या करना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेके आनी है ग्लोबली। तो ये कुछ गोल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इसमें जो गृह से रिलेटेड गोल्स हैं वो देख लीजिए। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिव कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ बिलो वाटर, ये सारे गृह से रिलेटेड गोल्स हैं। तो इन्हें हम अचीव करने में गृह इन्हें अचीव करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और एसडीजी अलग से भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो इसको आप देख लीजिए कि फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। ऐसे आपको ये सारे याद कर लेने हैं नंबर वाइज। चलिए, निकोबार ट्राइब जेनेटिकली लिंक्ड टू साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। देखिए, एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें बताया जा रहा है कि निकोबार ट्राइब जेनेटिकली कहाँ बिलोंग करती है? साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया आप समझ रहे होंगे दैट इंडोनेशिया है ना, थाईलैंड, ये सारे, म्यांमार, ये वाला सारा रीजन। जैसे यहाँ पे इंडिया है, दिस इज इंडिया, और इसके इधर जो म्यांमार वाला, थाईलैंड, ये सब जो रीजन आता है, दिस इज साउथ ईस्ट एशिया। तो वहां पे ये जेनेटिकली इनका लिंक बताया जा रहा है, निकोबार ट्राइब। तो इसमें हमें देखिए बैकग्राउंड पढ़ना जरूरी है। ये तो जस्ट एक न्यूज थी, तो बैकग्राउंड क्या है इसका? देखिए, निकोबार में दो मेन ट्राइब्स हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आते हैं। तो अंडमान नॉर्थ में आ जाएगा, साउथ में आता है निकोबार। तो निकोबार आइलैंड की हम बात कर रहे हैं। और निकोबार ट्राइब जो है निकोबार आइलैंड में कौन कौन है आते हैं उसमें? निकोबारीज एंड शोम्पेन। ये मोंगोलॉइड ट्राइब के ही दो पार्ट्स हैं, निकोबारीज एंड शोम्पेन, याद रख लेंगे। देखिए, शोम्पेन का नंबर जो बताया जाता है दैट इज 200, ठीक है, और निकोबारीज का 300। ये है शोम्पेन ट्राइब के लोग, ये है ये है निकोबारीज एंड ये है शोम्पेन। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ना, इसे आप ध्यान से देखो, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पिक्चर थी इस साल के लोकसभा इलेक्शन की। 2024 लोकसभा जो इलेक्शन हुआ था, उसमें क्या है, ये शोम्पेन ट्राइब का पहला फर्स्ट पर्सन जिन्होंने वोट किया है। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ हो गई थी उस टाइम पे कि भाई ट्राइबल एरिया से भी लोग वोट कर रहे हैं। तो ये पहले पर्सन बने थे शोम्पेन ट्राइब के जिन्होंने लोकसभा इलेक्शन में वोट किया था। चलिए, अब हम देख लेंगे मैप पे। ये इंडिया का मैप आप देख सकते हो, ये ठीक है। ये आया बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में इधर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आते हैं। ये देख लीजिए, ये है, अच्छा एक मैप है, अंडमान आइलैंड, निकोबार आइलैंड, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट एक आप याद रखोगे कि अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है। पोर्ट ब्लेयर, निकोबार आइलैंड में भी ग्रेट निकोबार आइलैंड है। ग्रेट निकोबार आइलैंड के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि वहां पे एक आइलैंड प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, ठीक है, इसके बारे में आपने ये पढ़ा था। फिर ग्रेट निकोबार में ही एंड पे यहाँ पे एक इंदिरा पॉइंट आता है जो कि सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर और एक आपको दो चीजें याद रख लेनी है, ठीक है, 10 डिग्री चैनल एंड द सदर्न मोस्ट पॉइंट। और कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं। देखिए,
ये एक यूटी है, अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी है, जिसमें कि 527 आइलैंड्स है और आर्किपेलागो ऑफ 572 आइलैंड्स। देखिए आर्किपेलागो क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, छोटे छोटे आइलैंड्स, और वो आर्किपेलागो कहलाते हैं। चलिए 38 आर इनहेबिटेड, मतलब कि 38 में ही जो वहाँ की ट्राइब्स है वो रहती हैं। और इसका जुरिस्डिक्शन किधर होता है, कैलकाटा हाई कोर्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैरन आइलैंड, वहां पे एक बैरन आइलैंड है जो कि इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है, याद रख लेना है, बैरन आइलैंड ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया, लास्ट इरप्टेड इन 2017। चलिए, और अंडमान सी सेपरेट करता है अंडमान और निकोबार को फ्रॉम म्यांमार एंड थाईलैंड, ठीक है, आप मैप में देख लीजिए, ये तब आपको याद रह जाएगा। ये देखिए, ये अंडमान और निकोबार आइलैंड है, ये म्यांमार और यहाँ पे थाईलैंड आता है। तो इन दोनों को कौन सेपरेट कर रहा है, यहाँ पे आ जाएगा अंडमान सी, ठीक है, ये सेपरेट कर रहा है, उस लाइन का मतलब ये था। चलिए, ये हुआ हमारा डिस्कशन कंप्लीट। अब हम आते हैं एमसीक्यूज में। The Essential Services Maintenance Act (ESMA) that was recently invoked by UP government was established in which year? 1968, 1971, 1965, 1962. 1968 is the right answer. Government introduces Anna Chakra to improve food supply chain under which ministry? कौन से ministry के अंदर ये आएगा? Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Ministry of Information and Broadcasting, Ministry of Home Affairs, Ministry of Food and Public Distribution. चलिए आंसर बताइए। Ministry of Food and Public Distribution is the right answer. The Andaman Islands and the Nicobar Islands are separated by, अंडमान और निकोबार को कौन सेपरेट करता है? 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री चैनल। कौन सा डिग्री चैनल इन्हें सेपरेट करता है? Answer is 10 degree channel. 16th green rating for integrated habitat assessment, गृह जो हमने पढ़ा था, सबमिट commenced in which city? कौन सी सिटी में ये सबमिट कमेंस की गई? चलिए बताइए। न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। चलिए आपके लिए एक सवाल जो कि आप कमेंट सेक्शन में जिसका आंसर दोगे। सीरिया इज बॉर्डर्ड बाय हाउ मेनी कंट्रीज? चलिए आज का हम सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए। और इस जो आखिरी में मैंने आपको सवाल दिया, इसका आंसर ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।